नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूपी की अलीगढ़ की, जहां थाना चंडौस इलाके की रहने वाली एक युवती एसएसपी दफ्तर पर फरियाद लेकर पहुंची। आपको बता दें, पीड़िता के अनुसार उसके साथ 3 सितंबर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना को और किसी ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने ही अंजाम दिया था। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने केवल मारपीट छेड़खानी में ही मुकदमा दर्ज किया, जबकि पीड़िता ने यह भी कहा है कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी कृत्य को किया गया था। कुछ समय बाद पुलिस द्वारा पीड़िता के ऊपर न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। बयान में भी पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात को कही। बयान के बाद भी पुलिस ने अब तक धारा 376 की तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद अपराधी खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठा है क्योंकि युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर भी पूरे मामले में कार्रवाई करने से बचती रही। तो क्या कहना है पुलिस वालों का इस घटनाक्रम को लेकर? मोहित, देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि एक बार खाकी फिर आरोपों के घेरे में गिरी हुई साफ तौर से नजर आई है, क्योंकि पीड़िता जो है न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अगर पूरा मामला बताएं तो अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवती अपनी फरियाद लेकर एसएसपी करान मैथानी के पास पहुंची। उसने बताया कि 3 सितंबर को उसके साथ में उसके पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस पर उसने कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। उसने बताया कि मेरे 164 के भी बयान हो चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस अभी तक जो उनके पड़ोसी हैं जिन्होंने जिसके साथ दुष्कर्म किया था उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो लगातार 196 और 376 का जो मुकदमा रहता है, ना ही उस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले जो आए उसके घर पर सादा कागज और अंगूठा से उसके हस्ताक्षर भी कागज ले ले। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से सवाल उठता है कि पुलिस की मिली भगत के द्वारा जो दुष्कर्म जैसे जिन्होंने दरिंदे हैं, जो आरोपी हैं, वो लगातार खुलेआम डूब रहे हैं। यही कारण है कि जो महिला जो है एसएसपी करान मैथानी के पास पहुंची और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। हालांकि एसएसपी का साफ तौर से यही कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के तुरंत आदेश उनको दे दिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले उसके पड़ोसी जो थे उन पर 376 की कार्रवाई कब होगी। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर देवरिया से, जहां जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के भटवलिया चौराहे पर आर्यन अस्पताल पर उस समय हड़कंप मच गया जब इलाज के लिए भर्ती महिला मरीज से पैसे की मांग करने पर और न दिए जाने पर चिकित्सक द्वारा बंधक बना लिया गया, जिसकी सूचना सीएमओ को मिली। जहां पर सदर कोतवाली की पुलिस व एसडीएम सदर की टीम ने छापेमारी कर आर्यन अस्पताल को सीज किया और साथ ही आरोपी चिकित्सक हालांकि फरार होने में कामयाब रहा। रात में सीएमओ साहब के फ़ोन पर एक मैसेज आया था कि भटवलिया चौराहे पर आर्यन हॉस्पिटल में एक महिला मरीज को बंधक बनाया गया है। वहां पर तुरंत पुलिस और एसडीएम की उपस्थिति में छापेमारी की गई। 4 महिला मरीज भर्ती थे जिनके सिजेरियन ऑपरेशन किए गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, एक चिकित्सक के ऊपर ही गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि पैसे नहीं देने पर महिला को बंधक बना लिया गया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी, जैसा कि आपको बता दें कि पूरा मामला देवरिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के भटवलिया का है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल आर्यन हॉस्पिटल है, जहां पर एक चिकित्सक द्वारा महिला मरीज को बंदी बना लिया गया था पैसे के कारण के लिए, जिसका सूचना उसके पति ने सीएमओ से शिकायत की है। जिसके बाद सीएमओ ने तत्काल टीम गठित की। गठित करने के बाद हॉस्पिटल को नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर एटा से, जहां मौसम के बदलते ही देश में वायरल फीवर और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ती जा रही है, जिसके आंकड़े आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब शासन और प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के जिले एटा की, तो एटा में शीतलपुर विकासखंड के गांव कसेटी के अंदर पिछले साल डेंगू बुखार से 25 लोगों की जान चली गई थी। मंजर इतना भयानक था कि बीमारी के इस भय से लगभग
4-5 घरों को ही गांव से पलायन तक करना पड़ गया। अब हम बात करते हैं, प्रदेश में भी डेंगू और मलेरिया के वायरल मामले डराना शुरू करने लगे हैं, जिसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे लोकवंश संवाददाता ने गांव कसेटी में की। पिछले साल के मुताबिक इस बार क्या कुछ तैयारियां की है प्रधान ने, आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं एटा के विंग हॉस्पिटल जिला अस्पताल में। जो यहाँ पर जो बुखार के मरीज आते हैं और जो मरीज आते हैं उनको जो चेकअप करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। यहाँ शिफ्ट करने के बाद उनके कई चेकअप होते हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के जो वादे हैं कि पूरी तरह से जो रहस्यमयी बुखार है, वायरल फीवर है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कितना हकीकत है, क्या सच्चाई है, हमारे साथ और यहाँ मौजूद हैं जो मरीजों के तीमारदार। एक बार उनसे बात करते हैं, क्या है क्या इनकी हकीकत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार। हरेंद्र जी, आप आज यहाँ पर आए हैं, क्या स्थिति है, क्या किसको लेकर आए थे आप? हम अपने भाई को लेकर आए हैं, तब से अभी तक कोई दवा नहीं मिली है जी। ये बोल रखा है कि ब्लड टेस्ट होगा कल, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद दवा मिलेगी। ऐसे में तबीयत आज खराब है और आप बता रहे हैं कल दवा लेने के लिए, तो आप क्या समझ रहे हैं, कितना क्या कर सकते हैं? सुरक्षित हैं आप यहाँ पर? सुरक्षित बिल्कुल नहीं है जी। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे जो इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर होते हैं वो नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे करके चक्कर लगवाते हैं इनसे, और जो प्राथमिक जो उपचार है वो मिलना चाहिए, दवा देनी चाहिए। उसके बाद जो इनकी माने तो कहना ये है कि जो चेकअप बोला है वो कल उसकी रिपोर्ट आएगी। मेरे साथ आप तस्वीरों में और दे सकते हैं, यहाँ जो मरीज़ पड़े हुए हैं, क्या इनके लिए व्यवस्थाएँ हैं जिला अस्पताल की तरफ से, कैसे जो एक बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या कोविड को लेकर कोई भी बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, साफ तौर से खबर इटावा से है, जहां पे सपा के राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह सेफई पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जनता इस सरकार का सफाया करने को तैयार बैठी है। प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहना था उनका, और जब भाजपा की सरकार प्रदेश से हट जाएगी। ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। तो अगली खबर जालौन से, जहां पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सम्मेलन एवं कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस कार्यक्रम में जैसा नाम दिख रहा था, प्रतिनिधि सम्मेलन एवं कोरोना जागरूकता अभियान, तो इस कार्यक्रम में कोरोना से जागरूक के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, दूसरी पार्टी के लोग ये जरूर कहते हुए नजर आए कि ये इसलिए लिखवाया गया है जिससे कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से कोई दिक्कत ना आए। तो सरकार के वहां के विधानसभा में अब नमाज के लिए अलग कमरा उपलब्ध कराने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठने लगी है, क्योंकि अब बिहार विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग कमरा रहने की बात सामने आई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने प्रदेश में ये मांग उठाया है कि कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा बनाने की मांग की। विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को इस बाबत एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में लिखा गया है कि नमाज के लिए सभी विधानसभा में प्रेयर रूम होना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माफ कीजिएगा, हमारे साथ कानपुर से संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ,
अब बिहार के तर्ज पर अब यूपी के अंदर भी अब नवाज के लिए एक कमरे की मांग की जा रही है, जो कि खुद सपा के विधायक ने की है। और क्या कुछ अपडेट है? खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। अस्पताल के मैनेजर पर महिला कर्मचारी ने लगाया बदनीयती का आरोप। बदनीयती से ओपीडी में अकेले बुला रहा था मैनेजर, ये कहना था महिला का। मना करने पर चोरी का आरोप लगाकर नौकरी से निकाला। शिकायत करने पर चौकी प्रभारी पर लगा धमकाने का आरोप। पीजीआई थाना क्षेत्र के श्री साई लाइफ अस्पताल का ये पूरा मामला है। लखनऊ के अंदर अस्पताल के मैनेजर पर महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। महिला का कहना है कि मैनेजर पर उन्होंने बदनीयती का आरोप लगाया। बदनीयती से ही ओपीडी में अकेले बुला रहा था मैनेजर, ये महिला का आरोप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, महिला के ऊपर गंभीर महिला ने आरोप लगाए हैं मैनेजर के ऊपर बदनीयती का, क्या कार्रवाई हुई अभी तक इस पूरे मामला सामने आने के बाद? जी बिल्कुल, जो है आसिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उनको आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं मैनेजर के ऊपर। उनका कहना है कि मना करने पर चोरी का आरोप लगाकर महिला को नौकरी से भी निकाल दिया गया। खबर मिर्जापुर से है, जहां रिपोर्टर राजकुमार सिंह ने भाजपा के काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं ये बातचीत। आइए, मैं काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल जी से जानना चाहते हैं कि किस तरह से 2022 में चुनाव की तैयारी में अभी से जुटे हैं। सर, किस तरह से 2022 के चुनाव में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जुटे हैं अभी तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को हम भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के आज देश का जो है प्रधानमंत्री बनता है। और जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का संगठन जैसे ही एक चुनाव संपन्न होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता जुट जाता है। रही बात 2022 के चुनाव में, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, 2022 के चुनाव में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो गरीबों के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है और मजदूरों के लिए काम किया है, इसके साथ साथ नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बड़े पैमाने पर रोजगार देने का काम किया है और पूरे भय मुक्त समाज स्थापित करने का काम किया है। प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के विरुद्ध जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है, उसके आधार पर और आने जाने वाली हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, ऐसे तमाम काम है जो कि लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में किया गया है। और प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्र की नेतृत्व कर रही है। उस आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता। इस बीच अगली बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां डीएम सुहास अलवई का ग्रेटर नोएडा दौरा। सूरतपुर कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। डीएम के स्वागत में भीड़ उमड़ी, भव्य तरीके से सजाया गया है जिलाधिकारी कार्यालय। ढोल बाजा बजाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। बड़े ही धूमधाम से सिल्वर मेडल विजेता की जीत की खुशी मनाई गई। आप
टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नोएडा के जीएम के वापस लौटने के बाद भव्य स्वागत किया गया है। बताते चले आपको कि सुहास अलवई ने सिल्वर मेडल जीता और इसी दौरान जोरदार स्वागत ग्रेटर नोएडा में उनका किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, सुहास अलवई के वापस लौटने के बाद कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने जोरदार स्वागत किया है और क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुभाष अलवई जी जो टोक्यो में जाकर जो सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, तो उसको लेकर जो है गौतम बुद्ध नगर की जनता में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आपको ये भी साथ ही बता दें कि जिस तरीके से जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नई नई टीमें, एक्टिव सिटीजन टीम है और भी यहाँ पे जो टीमें हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आज उनकी वापसी को लेकर जो है जगह जगह पे ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो जिसको लेकर गौतम बुद्ध जिलाधिकारी का जो जिलाधिकारी कार्यालय है वहां पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है उनको देखने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए। जी बिल्कुल सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बड़े ही धूमधाम से सिल्वर मेडल विजेता की जीत की खुशी मनाई गई। तो खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों स्मैक आरोपी से कुतुबशेर के रहने वाले बताए गए हैं, जिनके पास से 10,000 कैश पे बरामद किए गए। 5 लाख की कीमत के 80 ग्राम स्मैक बरामद हुए। बता दें आपको कि सहारनपुर एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच और कोतवाली नगर की टीम के द्वारा एक जो स्मैक तस्कर है उनको पकड़ा गया है। 2 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से कुल 80 ग्राम का जो स्मैक है, जिनका कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, इनको बरामद किया गया है। एक होंडा सिटी कार जब्त किया गया है और एक जो 10,000 का नगद जब्त किया गया है। उन्नाव से अगली बड़ी खबर, दंगल के अखाड़े में प्रदेशों के पहलवानों ने दिखाया दमखम। ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आयोजित किया गया भव्य दंगल। दंखा में यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और नेपाल के पहलवानों ने लिया है हिस्सा। 1,000 से लेकर विजेता को दिया गया है 51,000 तक का इनाम। पहलवानों ने अपने दाव पेंच से जनता को किया मंत्रमुग्ध। तो राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू में एक बार फिर से बदलाव किया गया। अब खुल सकते हैं 11 बजे तक बाजार। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा नाइट कर्फ्यू। लोग अनावश्यक सड़कों पर नहीं घूम सकते हैं। ऐसे बदलाव में बातें सामने आई है। राज्य में कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़े और इसी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना लोगों के लिए अति आवश्यक होगा। अगली खबर अमरोहा से, जहां के जिला अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहनपुर, वीवड़ा खेड़ा, अपरोला आदि गांव में पूर्व विधायक का दौरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट के दावेदार ने अपना चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि अभी से ही लोगों से मिलना जुलना भी लोगों ने शुरू किया है। गांव में तूफानी दौरा शुरू हो गया है और इसी कड़ी में एक और दौरा अमरोहा में विधायक का देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता इकबाल जुड़ गए हैं। इकबाल, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। सपा के विधायक का ये दौरा कैसा रहा और दौरे के दौरान क्या है बातें सामने निकल कर आई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा में क्या उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां चुनावी दौरे के लिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है।
वहीं पर समाजवादी पार्टी का पूर्व जो विधायक है समरपाल सिंह, ये पहले विधायक रह चुके हैं तो समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी, ये संभावित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से नौगांव विधानसभा से, इन्होंने भी अब क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया है और दौरे शुरू कर दिए। गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क शुरू किया है, गांव-गांव में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दौरे जो है ये केवल नेताओं के चुनाव के समय में ही दौरे दिखाई देते हैं। जब चुनाव बीत जाता है तो ये जनता इन्हीं नेताओं से मिलने के लिए तरसती रहती है और नेता ये नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस समय पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो दोनों सपा और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल इकबाल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से। सरकारी बिल्डिंग में चल रही अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री, अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 25 तमंचे और पूनिया बंदूक किए हैं बरामद। अवैध शस्त्र बनाने वाले 5 माफिया भी हुए हैं गिरफ्तार। खुर्जा पुलिस को बड़ी सफलता मिली और इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने किया। तो अगली बड़ी खबर उन्नाव से। सीएम ने ऑनलाइन किया आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। उन्नाव में 49 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण सिंह मौजूद दिखे। संजीव जैन की मेहनत से ही उन्नाव में हो रहा है निर्माण। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुलते हुए हालांकि सामने नजर आई है, जहां कड़ी व्यवस्था के बाद भी मंच पर एक कुत्ता पहुंच गया। आपको बता दें कि ये व्यवस्थाएं दिखी कुछ उन्नाव के अंदर। उन्नाव से की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सीएम ने ऑनलाइन आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्नाव के अंदर कुल 49 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में हालांकि मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके इतना बड़ा विकास का कार्य किया है कि विरोधियों के पास विरोध करने के अलावा, या यूँ कह सकता हूँ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति में है। वरना किसी मामले में सामना करने की किसी के पास ताकत नहीं है। तो बस फूल जरूर बयान देना, बातें करना, इनका कोई औचित्य नहीं है। 2022 में सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी। इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया सामने। यूपी चुनाव में 100 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। एआईएमआईएम यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। मोहन भागवत कई तरह की बातें करते हैं, ये कहना था उनका। संघी लोग इतिहास में कमजोर हैं, उन्हें नहीं पता कि इस्लाम कहाँ से आया। सपा सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। अतीक अहमद का परिवार हमारी पार्टी में आया, ये उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी के विधायकों, सांसदों पर कई केस हैं। सीएम योगी ने खुद अपना केस वापस लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, अयोध्या दौरा असदुद्दीन ओवैसी का और उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है, क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या खास होने वाला है? जी बिल्कुल, सुरभि बता दूं कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी का 3 दिवसीय यूपी दौरा है और इनका पहला दौरा अयोध्या में है, जहां पर इन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। दूसरे दिन सुल्तानपुर में जनसभा की आयोजित की गई है और तीसरे दिन बाराबंकी में ओवैसी का दौरा है। और दौरे के दौरान इनका लगातार हमला सपा और बीजेपी पर लगातार जारी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जहां पर उन्होंने जो है बड़ा बयान दिया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 30% विधायकों पर केस दर्ज है। 116 एमपी पर संगीन
क्राइम केस दर्ज है। बीजेपी कई महिलाओं के ऊपर भी संगीन अपराध है और इन्हीं अपराधों के सहारे जो है ओवैसी बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चुके और उन्हें साफ तौर पर भी दिख रहा है कि यूपी में अगर कोई मुद्दा है तो जातिवाद का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है और मुस्लिम जो वोटर है उनको लुभाने के लिए लगातार ओवैसी बयान दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है इसका सीधा फायदा भी ओवैसी की पार्टी को मिलता दिख रहा है। वहीं जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है और उनका कहना है कि जो है ओवैसी का कि चुनाव में ही जो है MY का फैक्टर चलता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव जो है बिल्कुल आसिफ यहाँ पर जमकर बरसे हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार शुरू हो चुका है फिर से, क्योंकि यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सरकार तो ऐसे तमाम दावे करती है जिससे ये लगता है कि प्रदेश की जनता काफी खुशहाल है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन यदि आप सच्चाई देखें तो ये सारे दावे फेल दिखाई देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर की। बाढ़ के कारण ग्रामीण काफी परेशान है और जनता तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये बदहाल तस्वीरें और बाढ़ से डूबा हुआ गांव जो आप देख रहे हैं वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र किसी पिछड़े प्रदेश के पिछड़े गांव की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र की है जो बाढ़ से ग्रसित है। लोग मजबूर हैं, विवश है, आखिर करे तो क्या करे। शासन प्रशासन की ओर से इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सिस्टम की नाकामी है। पिछले 5 सालों में जब से भी बंधा जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, न तो कोई ब्यूरोक्रेट्स न कोई लोकतांत्रिक अधिकारी। हमारी विधायिका है माननीय श्रीमती संगीता यादव जी, उनका भी कहीं कुछ पता नहीं है। सबसे अनिवार्य यहाँ पर एक नौका की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं वो सामने हमारा घर है, आप कवर कर सकते हैं, वहाँ पर हम इतना पानी डूब के आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर साफ नजर आता है कि क्षेत्र के लोग कितना परेशान हैं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई नेता और अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आ रहा। चुनाव के समय तो नेता वोट लेने के लिए जनता के पैर तक पकड़ लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पता ही नहीं चलता कि नेताजी चुनाव के बाद कहां चले गए। साथ साथ आपको इस क्षेत्र के अब सांसद के बारे में बता देते हैं। इस बदहाल क्षेत्र के सांसद है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार यानी कि रवि किशन। लेकिन कोई भी हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, नेता को तो अपनी राजनीति रोटियां ही सेकनी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस गांव की व्यवस्था को लेकर। सीएम योगी के गृह जनपद के जो है राजधानी गांव में है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की दुर्भर व्यवस्था है। यहाँ पे नौकायान की व्यवस्था है, किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर करते हैं। आइए हम जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? हाँ भाई साहब, यहाँ नाव की व्यवस्था है, आने जाने में बड़ा दिक्कत हो रही है। मरीज उसे टाली ट्रैक्टर से लोग जा रहे हैं, न यहाँ विधायिका पूछ रहे हैं न सांसद पूछ रहे हैं। बड़ा दिक्कत हो रहा आने जाने में। गाँव छोड़ के पलायन है लोग रोड पर। यही है दिक्कत। महिलाओं बीते दिनों अभी सीएम योगी का कार्यक्रम लगाया गया था, कुछ राहत सामग्री बांटने की बात कही गई थी। क्या है? अभी तक व्यवस्थाएं मिल रही हैं? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं मिली है, अभी केवल बात कही जा रही है, लेकिन मतलब अभी तक ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि मिलेगा, और देखिए इतनी हालत ख़राब है कि लोग यहाँ से मतलब कच्छा पहन के जा रहे हैं और इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि मरीज़ के लिए हम लोग टाली का व्यवस्था किए हैं, उसके बावजूद भी न कोई डॉक्टर है, कोई व्यवस्था है। और खाली कहा जा रहा है जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो सिर्फ जहाँ तक पानी नहीं है वहीं आकर के बैठ जा रहे हैं। हमारी टीम से बात करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि ना तो उनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा की कोई व्यवस्था है और ना ही नौका की ही कोई व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जो राहत कोष वितरण किया गया उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक भाजपा के नेता हैं और उन नेता का नाम है अमरजीत सिंह पासवान, जिनको एक नौका उपलब्ध कराई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में एक महिला की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उनसे जब ये नाव मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशली मेरे लिए है,
क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। बाढ़ से हम काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर काफ़ी 5 से 6 फीट हमारे यहाँ पानी लगा हुआ है। घर के आंगन में सारा अनाज सड़ रहा है। और हमारे यहाँ के जिला पंचायत समरजीत पासवान जी हैं, जिसमें उनके लिए कोई नाव आई थी, वो अपने स्पेशल ले रखे हैं और कहने पे बोलते हैं कि तो हमारे लिए स्पेशल दी गई है। और हमारे यहाँ की जो बहू बेटियाँ हैं उनको बाहर करके दूसरे मकान में शरण दिया गया है। कुछ लोग हैं कि हमारे सामान छत पर रख रखे हैं, उसकी देख रेख के लिए हम तैर के आते हैं, तैर के जाते हैं। लैट्रिन बाथरूम करना होता है तो फिर हम काफ़ी समस्या आ रही है। पूरा गांव जलमग्न है। तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों का घरों से निकलना कितना मुश्किल हो चला है। लोग नमक चाट कर जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया ने बीते दिनों यहां से एक कार्यक्रम का आयोजन कर खुले मंच से ऐलान किया था कि दोबा के लोगों को राशन की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, डॉक्टरों की सुविधा दी जाएगी। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो इनके यहाँ आते आते ये सुविधाएं दम तोड़ चुकी हैं। लोग किसी तरीके से अगर घर में कोई बीमार भी पड़ जा रहा है तो उसे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से गांव के बाहर ले जाकर अस्पतालों में किसी तरीके से इलाज कराना पड़ता है। लोग अपने घर की महिलाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। सर, हम 2 बार 181 पे कॉल कर चुके हैं और हम सिर्फ गवर्नमेंट से एक नाव की सुविधा मांग रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए जो शौच करने की सबसे बड़ी समस्या है, और कोई बहुत समस्या नहीं हम लोगों के पास। और स्वास्थ्य के लिए भी कई लोग परेशान है। देखिए 2 क्लिनिक्स में मरीज बैठे हैं और कुछ अपना दिनचर्या के लिए वो महिलाओं को लेकर हम जा रहे हैं। 3-4 बार कम से कम हम 181 पे कॉल कर चुके हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सूबे में 2022 में विधानसभा चुनाव है। अगर बात हम जनप्रतिनिधियों की करें तो वो अभी तक इस दुआवा क्षेत्र में नजर नहीं आए। लोगों का कहना है कि इससे सारी गलती शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ही है। वहीं इस बदहाली को देखकर जनता के बीच काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।